नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी सिंह लेकर आई हूँ धर्मवीर भारती द्वारा रचित उपन्यास गुनाहों का देवता भाग 12। उसके बाद सुधा रात को 8 बजे उठी जब वह तैयार होकर स्टेशन जा रही थी और ड्राइवर मोटर निकाल रहा था और उदास टिमटिमाते हुए सितारों ने देखा कि चंदर और सुधा दोनों की आंखों में आंसुओं की अवशेष नमी झिलमिला रही थी। उठते हुए सुधा ने एक क्षण भर चंदर की ओर देखा। चंदर ने सिर झुका लिया और बहुत उदास आवाज में कहा, चलो सुधा, बहुत देर कर दी हम लोगों ने। 15 दिन बाद बुआ आई तो उन्होंने घर की शक्ल ही बदल दी। दरवाजे पर और बरसाती में हल्दी के हाथों की छाप लग गई। कमरों की सभी सामान को हटाकर दरियां बिछा दी गई और सबसे अंदर वाले कमरे में सुधा का सब सामान रख दिया गया। स्टडी रूम की सभी किताबें समेट दी गई और वहाँ एक बड़ी सी मशीन लाकर रख दी गई जिस पर बैठकर विनती सिलाई करती थी। उसी को कपड़े और गहनों का भंडार घर बनाया गया और उसकी चाबी विनती या बुआ के पास ही रहती थी। गांव से एक महाराजिन, एक कहारिन और 2 मजदूर आए थे। सभी गैरेज में सोते थे और दिन भर काम करते थे। पानी पीने को मांगते रहते थे। सभी कुर्सियां और सोफ़ा सेट निकलवा कर साइबान में लगवा दिए गए थे। रसोई के पार वाली कोठरी में कुल्हड़, पत्तले, प्याले वगैरह रखे थे और पूजा वाले कमरे में शक्कर, घी, तरकारी और अनाज था। मिठाई कहाँ रखी जाएगी, इस पर बुआ जी, महाराजिन और विनती में घंटे भर तक बहस हुई। लेकिन जब बुआ जी ने विनती से कहा, आपन लड़के के बच्चे का ब्याह कियो तो कतरनी से अस जबान चला ली हो, अब ही हर काम में काहे टांग अड़ावा करत हो, तो विनती चुप हो गई और अंत में बुआ जी की राय सर्वोपरि मानी गई। बुआ जी की जबान जितनी तेज थी, हाथ भी उतने ही तेज। 4 बोरा गेहूँ उन्होंने साफ करके कोठरियों में भरवा दिए। कम से कम 5 तरह की दालें लाई गई थी। बेसन पिसवाया, दाल दरवाई, पापड़ बनवाए, मैदा छनवाया, सूजी दरवाई, बड़ी मुंगौरी डलवाई, चावल की कचौरियाँ बनवाई और सबको अलग अलग गठरी में बांध कर रख दिया। रात को अक्सर बुआ जी, महाराजी तथा गांव की महरिन ढोलक लेकर बैठ जाती और गीत गाती। विनती उनमें भी शामिल रहती। सच पूछो तो सुधा के ब्याह का जितना उत्साह बुआ को नहीं था, उतना विनती को था। वह सुबह से उठकर झाड़ू लेकर सारा घर बुहार डालती थी। इसके बाद नहाकर तरकारी काटती और फिर उसके बाद चाय चढ़ाती। डॉक्टर साहब, चंदर, सुधा सभी को चाय देती। बैठकर चंदर अगर कुछ हिसाब लिखता तो हिसाब लिखती, फिर अपनी मशीन पर बैठ जाती और 12-1 बजे तक सिलाई करती रहती। फिर दोपहर को दाल चावल बनाती, शाम को खरबूजे काटती, शरबत बनाती और रात भर जाग जाग कर गीत गाती। दीदी को हंसाने की कोशिश करती। एक दिन सुधा ने कहा, मेरे ब्याह में तो इतनी खुश है, अपने ब्याह में क्या करेगी? तो विनती ने जवाब दिया, अपने ब्याह में तो मैं खुद बैंड बजाऊंगी, वर्दी पहनकर। घर चमक उठा था जैसे रेशम, लेकिन रेशम के चमकदार, रंगीन, उल्लास भरे गोले के अंदर एक प्राणी होता है, उदास, स्तब्ध और सांस रोककर अपनी मौत की क्षण क्षण प्रतीक्षा करने वाला रेशम का कीड़ा। घर के इस सारे उल्लास और चहल पहल से घिरा हुआ सिर्फ एक प्राणी था जिसकी सांस धीरे धीरे डूब रही थी, जिसकी आंखों की चमक धीरे धीरे कुम्हला रही थी, जिसकी चंचलता ने उसकी नज़रों से विदा मांग ली थी। वह थी सुधा। सुधा बदल गई थी। गोरा चंपई चेहरा पीला पड़ गया था और लगता था जैसे वह बीमार है। खाना उसे जहर लगने लगा था। अपने कमरे को छोड़कर कहीं नहीं जाती थी। एक शीतल पाटी बिछाए उसी पर दिन रात पड़ी रहती थी। विनती जब हंसते हुए खाना लाती और सुधा के इनकार करने पर विनती के आंसू छलछला आते तो सुधा पानी की घूंट के सहारे कुछ खा लेती और उदास फिर अपनी शीतल पाटी पर लेट जाती। स्वर्ग को कोई इंद्रधनुषों से भर दे और सची को जहर पिला दे, कुछ ऐसा ही लग रहा था वह घर। डॉक्टर शुक्ला का साहस न होता था सुधा से बोलने का। वह रोज़ विनती से पूछ लेते थे, सुधा खाना खाती है या नहीं? विनती कहती, हाँ।
तो एक गहरी सांस लेकर अपने कमरे में चले जाते। चंदर परेशान था। उसे इतना काम शायद कभी भी न किया हो अपनी ज़िंदगी में। सुनार के यहाँ, कपड़े वाले के यहाँ, राशनिंग अफसर के यहाँ, पुलिस बॉन्ड के ठिकाने के लिए, पुलिस लाइसेंस की अर्जी देने मजिस्ट्रेट के यहाँ, रुपया निकालने बैंक, सामियाने का इंतज़ाम, पलंग कुर्सी वगैरह का इंतज़ाम, खाने परोसने के बर्तनों का इंतज़ाम और जाने क्या क्या। और जब बुरी तरह थक कर आता जेठ की तपती हुई दोपहरी में, तब विनती आकर बताती सुधा ने आज फिर कुछ नहीं खाया। तो उसका मन होता था कि वह सिर पटक दे। वो सुधा के पास जाता, सुधा के आंसू पोंछ कर बैठती, एक टूटी फूटी मुस्कान से चंदर का स्वागत करती। चंदर उससे पूछता, खाती क्यों नहीं? खाती तो हूँ चंदर, इससे ज़्यादा गर्मियों में मैं कभी नहीं खाती थी, सुधा कहती और इतने दृढ़ स्वर से कि चंदर से कुछ प्रतिवाद करते नहीं बनता। अब बाहरी काम लगभग समाप्त हो गए थे। वैसे तो सभी जगह हल्दी छिड़क कर पत्र रवाना किए जा चुके थे, लेकिन निमंत्रण पत्र भी बहुत सुंदर छप कर आए थे। हालांकि कुछ देर हो गई थी, ब्याह को अब कुल 7 दिन बचे थे। चंदर सुबह 10 बजे एक डिब्बे में निमंत्रण पत्र और लिफाफा भरे हुए आया और स्टडी रूम में बैठ गया। विंदी बैठी हुई कुछ तिल रही थी। सुधा कहाँ है? उसे बुला लाओ। सुधा आई, सूजी आंखें, सूखे होठ, रूखे बाल, मैली धोती, निष्प्राण चेहरा और बीमार चाल, हाथ में पंखा लिए थी। आई और चंदर के पास बैठ गई। कहो चंदर, क्या करने आए? चंदर, अब कितना इंतजाम बाकी है? अब सब हो गया सुधा रानी, आज तो पैर जवाब दे रहे हैं। साइकिल चलाते चलाते पैरों में जैसे गांठें बन गई हैं। चंदर ने कार्ड फैलाते हुए कहा, शादी तुम्हारी होगी और जान मेरी निकली जा रही है मेहनत से। हाँ चंदर, इतना उत्साह तो किसी की नहीं है मेरी शादी का, सुधा ने कहा और बहुत दुलार से बोली। लाओ पैर दबा दो तुम्हारे। अरे पागल हो गई हो? चंदर ने अपने पैर उठाकर ऊपर रख लिए। हाँ चंदर, गहरी सांस लेते हुए सुधा बोली। अब मेरा अधिकार भी क्या है तुम्हारे पैर छूने का? क्षमा करना, मैं भूल गई थी कि मैं पुरानी सुधा नहीं हूँ। और टप से 2 आंसू गिर पड़े। सुधा ने पंखे की ओट कर आंसू पोंछ ली। तो तुम बुरा मान गई सुधा? चंदर ने पैर नीचे रखते हुए कहा। नहीं चंदर, अब बुरा भला मानने के दिन बीत गए। अब गैरों की बातों का क्या बुरा भला मान पाऊंगी? फिर घर के लोगों की बातों का बुरा भला क्या? छोड़ो ये सब बातें। ये क्या निमंत्रण पत्र छपा है? देखें। चंदर ने एक पत्र उठाया और लिफाफे में भरकर उसे सुधा की तरफ नाम लिखने को कहा। लो, हमारी सुधा का ब्याह है, आइएगा ज़रूर। सुधा ने निमंत्रण पत्र ले लिया। अच्छा, एक फीकी हंसी हंसकर बोली। अच्छा, अगर हमारे पति देव ने आज्ञा दे दी तो आऊँगी आपके यहाँ। उनका भी नाम लिख दीजिए, वरना बुरा मान जाएं। और सुधा उठ खड़ी हुई। कहाँ चली? यहाँ बहुत रोशनी है, मुझे अपना अंधेरा कमरा ही अच्छा लगता है। चलो विनती, वहीं कार्ड ले चलो, चंदर ने कहा। आओ सुधा, आज कार्ड लिखते जाएंगे, तुमसे बातें करते जाएंगे। जिंदगी देखो सुधी, आज 15 दिन से तुमसे 2 मिनट बैठकर बात भी नहीं कर सके। अब क्या करना है चंदर? जैसा कह रहे हो वैसा तो कर रही हूँ। अभी कुछ और बाकी है क्या? बता दो, वह भी कर डालूँ। अब तो रो पीट कर ऊंचा बनना ही है। विनती ने कार्ड समेटे तो सुधा डांट कर बोली, रख इसे यहीं। चली उठा के, बड़ी चंदर की आज्ञाकारी बनी है। ये भी हमारी जान की गाहक हो गई है। हमारे कमरे में लाई ये सब तो टांगे तोड़ दूंगी, पाची कहीं की। विनती ने कार्ड धर दिए। नौकर ने आकर कहा, बाबूजी, कुम्हार अपना हिसाब मांगता है। अच्छा, अभी आया सुधा। और चंदर चला गया। और इस तरह दिन बीत रहे थे। शादी नज़दीक आती जा रही थी और सभी का सहारा एक दूसरे से छूटता जा रहा था। सुधा के मन पर जो कुछ धीरे धीरे मरघट की उदासी की तरह बैठता जा रहा था और चंदर अपने प्यार से, अपनी मुस्कानों से, अपने आंसुओं से धो देने के लिए व्याकुल हो उठा था।
लेकिन ये ज़िंदगी थी। यहाँ प्यार हार जाता है, मुस्कानें हार जाती हैं, आंसू हार जाते हैं। दस्तरी, प्याले, कुल्हड़, पत्तले, कालीन, दरिया और बाजे जीत जाते हैं। जहाँ अपनी ज़िंदगी की प्रेरणा मोती के आंसू गिरने के बजाय कुल्हड़ और प्याले गिनवा कर रखने पड़ते हैं, और जहाँ किसी आत्मा की उदासी को अपने आंसुओं से धोने के बजाय पत्तले धुलवाना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जहाँ भावना और अंतर्द्वंद के सारे तूफान सुनार और बिजली वालों की बातों में डूब जाते हैं, और जहाँ दो आंसुओं में डूबते हुए व्यक्तियों की पुकार सहनाइयों की आवाज़ में डूब जाती है। और जिस वक्त की आदमी के हृदय का कण कण क्षत विक्षत हो जाता है, जिस वक्त उसकी नसों में सितारे टूटते हैं, जिस वक्त उसके माथे पर आग धधकती है, और जिस वक्त उसके सिर पर आसमान और पांव से तले धरती हट जाती है, उस समय उसे शादी की साड़ियों का मोल तोल करना पड़ता है और बाजे वाले को एडवांस रुपया देना पड़ता है। ऐसी थी उस वक्त चंदर की ज़िंदगी, और उस ज़िंदगी में अपना चक्र पूरी तरह चला दिया था। करोड़ों तूफान घुमड़ाते हुए उसे नचा रहे थे। वह एक क्षण भी कभी कहीं नहीं टिक पाता था। एक पल भी उसे चैन नहीं था। एक पल भी वह यह नहीं सोच पाता था कि इसके चारों ओर क्या हो रहा है। वह बेहोशी में मूर्छा में मशीन की तरह काम कर रहा था। आवाज़ें थीं कि कानों को टकरा कर चले जाती थी। आंसू थे कि हृदय को छू नहीं पाते थे। चक्र उसे फंसाकर खींचे लिए जा रहा था। बिजली से भी ज़्यादा तेज, प्रलय से भी ज़्यादा सशक्त वह खींचा जा रहा था। सिर्फ एक और, शादी का दिन। सुधा ने नथनी पहनी, उसे मालूम नहीं। सुधा ने कोरे कपड़े पहने, उसे नहीं मालूम। सुधा ने चूड़े पहने, उसे नहीं मालूम। घर में गीत हुए, उसे नहीं मालूम। सुधा ने चूल्हा पोंछते वक्त अपना सिर पटक दिया, उसे नहीं मालूम। वह व्यक्ति नहीं था। तूफान में उड़ता हुआ एक पीला पत्ता था जो वात्या चक्र में उलझ गया था, और झोंके उसे नचाए जा रहे थे। और उसे होश आया तब जब विनती जबरदस्ती हाथ पकड़कर खींच ले गई। बारात आने के दिन उस छत पर जहाँ सुधा पड़ी रो रही थी, चंदर को ढकेल कर चली आई। चंदर के सामने सुधा थी, सुधा जिसे वह पता नहीं क्यों बचना चाहती थी। अपनी आत्मा के संघर्ष से, अपने अंतःकरण के घावों को कसक से घबरा कर, जैसे कोई आदमी एकांत कमरे से भागकर भीड़ में मिल जाता है, भीड़ के निरर्थक शोर में अपने को खो देना चाहता है, बाहर के शोर में अंदर का तूफान भुला देना चाहता है, उसी तरह चंदर पिछले हफ्ते से सब कुछ भूल गया। उसे सिर्फ एक चीज़ याद रहती थी, शादी का प्रबंध। सुबह से लेकर सोने के वक्त तक वह इतना काम कर डालना चाहता था कि उसे क्षण भर बैठने का मौका न मिले, और सोने से पहले वह इतना थक जाए, कि इतना चूर हो जाए कि लेटते ही नींद से जकड़ दे और इसे बेहोश कर दे। लेकिन उस वक्त विनती उसके विस्मरण स्थल से खींचकर एकांत में ले आई है, जहाँ उसकी ताकत और उसकी कमजोरी, उसकी पवित्रता और उसका पाप, उसकी मुस्कान और उसके आंसू, उसकी प्रतिभा और उसकी विस्मृति, उसकी सुधा अपनी ज़िंदगी के चिरंतन मोड़ पर खड़ी अपना सब कुछ लुटा रही थी। चंदर को लगा जैसे उसको अभी चक्कर आ जाएगा। वह अकुलाकर खाट पर बैठ गया। शाम थी, सूरज डूब रहा था, और दिन भर की तपी हुई छत पर जलती हुई बरसाती के नीचे एक हरहरी खाट पर सुधा लेटी थी। एक महीन पीली धोती पहने, कोरी मार्किन की कुर्ती पहने, चिरूखे चिकटे हुए बाल और नाक में बहुत बड़ी सी नथ। 15 दिन के आंसुओं ने चेहरे को जाने कैसा बना दिया। जैसे सुधा का सब कुछ लुट चुका था। न चेहरे पर सुकुमारता थी, न कठोरता, न रूप था, न ताजगी, न कि प्यार जिंदगी लुटी थी, वरन आज आवाज़ भी लुट रही है और नीरवता भी, वैभव भी लुट गया और याचना भी। सुधा ने अपने पीले पल्ले से आंसू पोंछकर उठकर बैठ गई। दोनों चुप। पहले कौन बोले? विनती आई। चंदर और सुधा का खाना रखकर चले गई। खाना खाओगी सुधा? चंदर ने पूछा। सुधा कुछ बोली नहीं, सिर्फ सिर हिला दिया और डूबते हुए सूरज और उड़ते हुए बादलों की ओर देखकर जाने क्या सोचने लगी। चंदर ने ताली खिसका दी और सुधा को अपनी ओर खींचकर बोला,
सुधा, इस तरह कैसे काम चलेगा? तुम्ही को देख करके तो मैं अपना धीरज संभालूंगा। बताओ यार, तुम ही अगर ऐसे कर रही हो तो। सुधा चंदर के पास खिसक आई और 2 मिनट तक चुपचाप चंदर की ओर फटी हुई पथराई आंखों से देखती रही और एकदम हृदय को फाड़ देने वाली आवाज़ में चीख कर रो उठी, चंदर, अब क्या होगा? चंदर की समझ में नहीं आया वह क्या करे। आंसू उसके सूख चुके थे, वह रो नहीं सकता था। उसके मन पर कहीं कोई पत्थर रखा था जो आंसुओं की बूंदों को बनने के साथ ही सोख लेता था। लेकिन वह तड़प उठा। सुधा, वह घबरा कर बोला, सुधा, तुम्हें हमारी कसम है, चुप हो जाओ, चुप, बिल्कुल चुप। हाँ, ऐसे ही। सुधा चंदर के पाँवों में मुंह छिपाए थी। उठकर बैठो, ठीक से सुधा, इतना समझ बूझ कर यह सब करती हो? छी, तुम्हें अपना दिल मजबूत करना चाहिए, वरना पाप को कितना दुख होगा। सॉरी, पापा को कितना दुख होगा। पापा ने तो मुझसे बोलना भी छोड़ दिया है चंदर। पापा से कह दो आज तो बोल लें, कल से हम उन्हें परेशान नहीं करने आएंगे, कभी नहीं आएंगे। अब उनकी सुधा को सब ले जा रहे हैं, जाने कहाँ ले जा रहे हैं। और फिर वह फफक फफक कर रो पड़ी। चंदर ने विनती से पापा को बुलवाया। सुधा को रोते हुए देखकर विनती खड़ी हो गई। दीदी, रो मत दीदी, फिर हम किसके भरोसे रहेंगे यहाँ? और सुधा को चुप कराते कराते विनती भी रोने लगी और आंसू पोंछते हुए चली गई। पापा आए, सुधा चुप हो गई और कहा नहीं, फिर रोने लगी। डॉक्टर शुक्ला भर्राए गले से बोले, मुझे यह रवाई अच्छी नहीं लगती। यह भावुकता क्यों? तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, इसी दिन के लिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया गया था, भावुकता से क्या फ़ायदा? कहते कहते डॉक्टर शुक्ला खुद रोने लगे। चलो अंदर यहाँ से, अभी जनवासा ठीक करवाना है। चंदर और डॉक्टर शुक्ला दोनों उठकर चले गए। अपनी शादी के पहले, हमेशा के लिए अलग होने से पहले सुधा को इतना ही मौका मिला। उसके बाद सुबह 6 बजे गाड़ी आती थी, लेकिन खुशकिस्मती से गाड़ी लेट थी। डॉक्टर शुक्ला तथा अन्य लोग बारात का स्वागत करने स्टेशन पर जा रहे थे और चंदर घर पर ही रह गया था जनवासे का इंतजाम करने के लिए। जनवासा बगल में था। माथुर साहब के बंगले पर दोनों हॉल और कमरा खाली करवा लिए गए थे। चंदर सुबह 6 ही बजे आ गया था और जनवासे में सब सामान लगवा दिया था। नहाने का पानी बाकी इंतजाम कर वह घर आया। जलपान का इंतजाम तो केदार के हाथ में था, लेकिन कुछ तौलिए भिजवाने थे। विनती, कुछ तौलिए निकाल दो, चंदर ने विनती से कहा। विनती उड़द की दाल धो रही थी। वह फौरन उठकर हाथ धोए और कमरे में चली गई। ऐ विनती, बुआ जी ने भंडारे के अंदर से आवाज़ लगाई। जाने कहाँ मर गई मुँह झोसी। अरे सिंगार पटार बाद में कर लियो, काम में तनिक दीदा न लगत। बेसन का कनस्टर कहाँ रखा है? अभी आए, विनती ने चंदर से कहा और अपनी माँ के पास दौड़ी। 15 मिनट हो गए, लेकिन विनती ने लौटी नहीं। ब्याह का घर, हर तरफ विनती की पुकार मचती और विनती पंख लगाए उड़ रही थी। जब विनती नहीं लौटी तो चंदर ने सुधा को ढूंढ कर कहा, सुधे, एक बहुत बड़ा सा तौलिया निकाल दो। सुधा चुपचाप उठी और स्टडी रूम में चली गई। चंदर ही पीछे पीछे गया। बैठो, अभी निकाल कर लाते हैं, सुधा ने भरी हुई आवाज़ में कहा और तस्तरी और बगल में कमरे में चली गई। वहाँ से लौटी तो उसके हाथ में एक मीठे की तस्तरी थी। अरे खाने का वक्त नहीं है सुधा, 8 बजे लोग आ जाएंगे, अभी 2 घंटे हैं चंदर, खा लो। अब कभी तुम्हारे काम में हर्जा करके खाने को नहीं कहूँगी, सुधा बोली और चंदर चुप था। याद है चंदर, इसी जगह आंचल में छिपाकर नान खटाई लाई थी। आओ आज हाथ से खिला दो, कल से ये पराए हो जाएंगे। और सुधा ने एक इमरती तोड़कर चंदर के मुंह में दे दी। चंदर की आंखों से आंसू छलक आए। सुधा ने अपने हाथ से आंसू पोंछ दिए और बोली, चंदर, घर में कोई खाने का ख्याल नहीं रखने वाला है, खाते पीते जाना, तुम्हें हमारी कसम है। मैं शाहजहाँपुर से लौटकर आऊँगी तो दुबले पतले मत मिलना। चंदर कुछ नहीं बोला, आंसू बहते गए। सुधा खिलाती गई, वह खाता गया। सुधा ने गिलास में पानी दिया, उसने हाथ धोया और जेब से रुमाल निकाला। क्यों, आज आंचल में हाथ नहीं पोंछोगे? सुधा बोली।
चंदर आंचल हाथ में ले लिया और पलकों पर आंचल दबाकर फूट फूट कर रो पड़ा। छी चंदर, आज तो हम संभल गए हैं, हमने सब स्वीकार कर लिया, चुपचाप सब स्वीकार कर लिया। अब तुम कमज़ोर मत बनो। तुमने कहा था मैं शांत रहूं तो मैं शांत हो गई। अब तुम मुझे भी रुलाओगे? उठो। चंदर उठ खड़ा हुआ। सुधा ने एक पान चंदर के मुंह में देकर कत्था उसकी कमीज से लगा दिया। चंदर कुछ नहीं बोला। अरे आज तो लड़ लो चंदर, आज से ख़त्म कर देना। इतने में विनोदी तौलिया ले आई। दीदी इन्हें कुछ खिला दो, ये खा नहीं रहे हैं। विनोदी ने कहा। खिला दिया। सुधा बोली। देखो चंदर, आज मैं नहीं रहूँगी, लेकिन एक शर्त पर, तुम बराबर मेरे सामने रहना। मंडप में रहोगे ना? हाँ रहूँगा। चंदर ने आंसू पीते हुए कहा। कहीं चले मत जाना, मेरी आखिरी विनती है। सुधा बोली। चंदर तौलिया लेकर चला गया।